topic is types of warehousing. Now, last time we have completed about the warehouses, and now today we will going to complete the last time meaning, definition, and function of warehouses. Now, today we are going to start the types of warehouses. So, it is a very IMP question. Sometimes it is asked in the board exam also. So, types of warehouses. In that first type is private warehouse. Now in private warehouse means what? The private warehouse are owned and operated by the big manufacturer and merchants to fulfill their own storage need. See, sometimes the big manufacturer like Reliance company, Tata's companies are there. They have own manufacturers, they have own warehouses, and because they are supplying over worldwide in the country, so they should have a warehouse system. The big business firm which need large storage capacity to regular the batches who can afford the money and construct and maintain their private warehouses. A big manufacturer or a wholesaler may have a network for his own warehouses in different parts of the country. So that means big business firms those have a large storage capacity and they have a regular supply of the goods and they can afford the money also, construct them and maintain the private warehouse. So I said the Reliance company is one of the big manufacturers company. So the big man in the company should have a construct the warehouse in a private way. They are purchasing the land and keep the warehouses. और जो प्राइवेट लोग warehouse बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, रिलायंस, टाटा, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती है, अपने खुद का warehouse बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है और उसमें अपने स्टोरेज को नीड अनुसार वो वहाँ पे रखती है और फिर उसका सप्लाई ओवरऑल इंडिया में होता है. नाउ सेकंड पॉइंट इज पब्लिक वेयरहाउस. A public warehouse is a specialized business established that provides storage facility to the general public. पब्लिक वेयरहाउस जिसका बनाया है वो इसलिए बनाया जाता है कि उसमें फैसिलिटी जो है जनरल पब्लिक को दी जाती है और सर्टेन चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं. इट में भी ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है या तो इंडिविजुअल बनाता है, पब्लिक ले जाता है और वो कुछ चार्ज लेती है. इट वॉज अंडर द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अकॉर्डिंग्स विद द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन. और जब बनाया जाता है तो उसका परमिशन गवर्नमेंट देती है, लाइसेंस देती है और उससे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है. पब्लिक वेयरहाउस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू द स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एट लो कॉस्ट. यानी पब्लिक वेयरहाउस का स्टोरेज फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर और क्या बोलते हैं कुछ स्मॉल ट्रेडर्स को दिया जाता है विच वेरी लो कॉस्ट में. एंड दिस वेयरहाउस आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड जनरल guarded around the clock and safe custody of goods. यानी गुड्स को कस्टडी के लिए उसको गार्ड दिया जाता है. गार्ड मतलब वो वॉचमैन है करते देख रेख करने के लिए और वो प्लॉट पूरे 24 घंटे उसको निगरानी रखते हैं. एंड द पब्लिक वेयरहाउस आर जनरली लोकेटेड नियर द जंक्शन ऑफ रेलवे, हाईवे एंड वाटरवे. और पब्लिक वेयरहाउस जो होता है वो रेलवे के पास, हाईवे के पास या वाटरवे के पास होते हैं. नेक्स्ट बॉन्डेड वेयरहाउस. बॉन्डेड वेयरहाउस में क्या करेंगे हम लोग? द बॉन्डेड वेयरहाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. यानी बॉन्डेड वेयरहाउस जो है वो ऐसा लाइसेंस बाय गवर्नमेंट का होता है जो एक्सेप्टेड करता है इंपोर्ट गुड्स, यानी मतलब बाहर से देश से गुड्स लाते हैं और वो स्टोरेज करता है अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, जब तक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो जाता. आप लोगों ने बोलो देखा होगा कि कस्टम का माल होता है, कस्टम ड्यूटी में माल पड़ता है. कस्टम ड्यूटी मीन्स गवर्नमेंट को ड्यूटी भरना ही है. तो दे वेयर हाउस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी, और वो वेयर हाउस
कस्टम अथॉरिटी में होता है। द वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग बॉन्ड, यानी वेयर हाउस कीपर को एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है बॉन्ड, दैट इट विल नॉट अलाउ द गुड्स टू बी रिमूव विदाउट कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी। बिना कस्टम अथॉरिटी के गुड्स वापस वहाँ से नहीं जाएगा। द गुड्स आर हेल्ड इन बॉन्ड एंड कैन नॉट विथड्रॉ विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। और गुड्स जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देते तब तो वो गुड्स वहाँ से मिलता नहीं है। इफ एन इम्पोर्टर इज अनेबल और अनविलिंग टू पे कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स, ही कैन स्टोर द गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउस एंड ही कैन विथड्रॉ द गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेइंग द कस्टम ड्यूटी एंड प्रोपोर्शनेटली। अगर मान लो आप इम्पोर्टर हो, आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहे हो और आपके पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाइसेंस है और आपने बाहर देश से कोई गुड्स मंगाया और आप कस्टम ड्यूटी नहीं भर रहे हो, तो गवर्नमेंट को आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में, तो गुड्स भी आपको 2 रुपये मिलता जाएगा। एंड कस्टम ड्यूटी एक कस्टम अथॉरिटी क्या करती है, एक वेयर हाउस बनाती है जिसका नाम देती है बॉन्डेड वेयर हाउस, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और जब इम्पोर्टर यानी आप अभी इम्पोर्टर हुए, क्यों इम्पोर्टर कैसे बने कि आपने गुड्स कहाँ से मंगाया, अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से मंगाया, तो आप इम्पोर्टर बन गए। तो आपको फिर क्या करना होगा, कस्टम ड्यूटी में पैसा भर के टैक्स भरने के बाद आपको गुड्स रिलीज करना होता है। 4th पॉइंट है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। Now duty paid warehouse means what? If an importer face any problem in transportation of goods after making the payment of duty, then goods can be stored in duty paid warehouse. All duty paid warehouse are public warehouse which are available in all importers. Duty paid warehouse help in an importer as a proper care of goods is taken. Processing of goods can be done like sorting, repacking. Such warehouses are more useful and re-export of the goods. These are located near port, near port and dot area. तो ड्यूटी पेड हाउस में ड्यूटी में भरना, पेड मतलब भरना, ड्यूटी मतलब टैक्स देना। कभी क्या होता है कि आपने कस्टम ड्यूटी का पैसा भर दिया पर ट्रांसपोर्टेशन का आपके पास पैसा नहीं है, आप सामान ट्रांसपोर्ट में नहीं ला सकते अभी, तो आपको कस्टम ड्यूटी से कस्टम बॉन्ड हाउस कस्टम ड्यूटी भरने के बाद आपको अपना गुड्स तो लेना ही पड़ेगा। पर अगर आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर पाते हो और आप यहाँ पे साफ साफ इम्पोर्टर फेस एनी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन आपको हो रहा है, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी देने के बाद तो जो गुड्स है वो स्टोर करने के लिए ड्यूटी पेड हाउस होता है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपको पे करना होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेयर हाउस। Now these warehouse are owned and managed by controlled by central and state government. Government warehouse will be managed by controlled by state government and central government or public authorities also. And it is difficulty for small farmer businessmen trader own a warehouse, so that these government warehouse assist means help them in a storing their goods of nominal charges. यानी it is difficulty for small farmer को या फिर बिजनेसमैन को, ट्रेडर को, या जिसका ओन वेयर हाउस नहीं है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को कंसल्ट करती हैं और गवर्नमेंट से नॉमिनल चार्ज में वेयर हाउस लेते हैं। अभी इंडिया में कहाँ है, क्या बोलते हैं उस वेयर हाउस को, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CWC, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन SWC एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI और हैविंग वेयर हाउस अक्रॉस द स्टेट ऑफ द कंट्री। ये सब नाम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आएंगे, इसलिए अंडर रखिए CWC, SWC एंड FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 6 पॉइंट है कोऑपरेटिव वेयर हाउस, मतलब गवर्नमेंट वेयर हाउस समझ में आया कि जो फार्मर है, जो पैसा नहीं देता, गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और वो वेयर हाउस उनको मिलता है, और वो कौन से हैं, SWC, FCI एंड CWC। नाउ 6 पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस।
Now, 6 point is cooperative warehouse means what? These warehouse are owned and managed and controlled by cooperative societies. कभी cooperative societies भी अपना warehouse maintain करती है. जैसे उनके पास बहुत सारे प्लॉट खाली हैं, फ्लैट खाली है और मेंबर्स फ्लैट देना चाहते हैं तो वो cooperative society हो जाता है. उसका नाम दे दिए cooperative society warehouse. They manually provide warehouse facility at the most economic rate. इकोनॉमिक एंड नॉमिनल फर्क होता है. नॉमिनल कम दिन में इकोनॉमिकल किफ़ायत दाम में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं. एंड दीज टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आर वेरी यूजफुल फार्मर एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक. और ये जो वेयर हाउस हैं वो फार्मर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रेडर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जनरल पब्लिक. 7th एंड लास्ट पॉइंट है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में क्या है? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में रखते हैं. और यहाँ पे स्टोरेज को रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है. वेरी वेल लो टेम्परेचर चाहिए. आपको पता है कि लो टेम्परेचर नहीं रहेगा तो आइसक्रीम पिघल जाएगा, फिश ख़राब हो जाते हैं, देन आपके मिल्क ख़राब हो जाता है, देन वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, फ्लावर्स यानी फूल भी ख़राब हो जाते हैं. उनको लो टेम्परेचर चाहिए तो इसलिए तो प्रिजर्वेशन करने के लिए लो टेम्परेचर के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है. एंड इंटरनेशनल ट्रेड जितने भी होते हैं वो पॉसिबल तभी हो सकते हैं उनके पास कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होता है. तो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए. कम्युनिकेशन अपने को नहीं पढ़ना है, इसका कोई भी पार्ट आने वाला नहीं है. इस साल के लिए अपने कोविड-19 के गवर्नमेंट ने बोर्ड ने सिलेबस में रिडक्शन किया 25%. तो पोस्टल नहीं आएगा, कम्युनिकेशन नहीं आएगा. डिस्टिंग्विश बिटवीन अब आपको करना है लाइफ, फायर एंड मैरिन के बारे में, करंट, सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में. अब रोड ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं पोर्शन में तो ये आएगा नहीं. तो आप 4th डिस्टिंग्विश 87 पेज नंबर पे कट कर दो, वो लेना ही नहीं है. एंड ये 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कंप्लीट करके लिख के मुझे इमेजेस भेजने हैं. इवन इसका भी लिख के मुझे आपको इमेजेस भेजने हैं. तो यहाँ पे अपना ये पोर्शन ख़त्म हुआ. और डिस्टेंस बिटवीन के बारे में अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो भी हमने सब टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो आपको डिस्टेंस पढ़ो. और कुछ भी डिफिकल्टीज होती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो. एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपना आएगा, जब भी आएगा तो हम लोग एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करेंगे. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, IMP चैप्टर है. इसका वेटेज के बारे में मैं बताऊंगा आपको. और इसके जो भी हैं वेरी शॉर्ट में ये कंप्लीट जो भी है ये आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा. विश यू ऑल दी बेस्ट. अपना अब तक ये चैप्टर ख़त्म हुआ. डिस्टेंस बिटवीन का लाइन ड्रॉ करके आप लिखो, लिखने का पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो. अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे फ़ोन करो, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगा. तो दैट मीन्स ये सारे टॉपिक हुए हैं उसमें से डिस्टेंस बिटवीन है. तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. If it is not possible, you are not able to understand, please call me, I will explain them. So next lecture 5th chapter आपका चालू होगा, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस. न्यू चैप्टर के लिए आप तैयार रहो. आप 2-3 बार पढ़ो न्यू चैप्टर अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. बाय बाय.